नमस्कार, आदाब शिक्षक साथियों। एक बार फिर से मैं आप सभी को बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के डिजिटल डायरी के निर्माण में। इस भाग में हम इतिहास व नागरिक शास्त्र के शिक्षण अधिगम संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने सामाजिक विज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था। साथ ही भूगोल से संबंधित कुछ विशेष बातों पर भी हमने चर्चा किया था। अगर आप उस वीडियो को मिस किए हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को भी देख लें और अपनी नोट्स को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। आज के इस भाग में हम इतिहास का अर्थ, इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, इतिहास शिक्षण के महत्व, इतिहास के स्रोत और इतिहास की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही नागरिक शास्त्र के संबंधित राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, उसके शिक्षण के मुख्य बिंदु और अंत में अपनी संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और डिजिटल डायरी के निर्माण में एक और कदम बढ़ाते हैं। इतिहास का क्या अर्थ है? इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस ह प्लस आस। इसका अर्थ हुआ ऐसा ही हुआ। शब्दकोश के अनुसार इतिहास का अर्थ है सार्वजनिक घटनाओं का लेखा। भारतीय परंपरा के अनुसार अर्थ है ऐसा कभी हुआ है। उर्दू भाषा में इतिहास को तारीख शब्द से संबोधित किया गया है। अंग्रेजी भाषा में इसे हिस्ट्री शब्द से उच्चारित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जानना। इस प्रकार इतिहास अतीत का वो वैज्ञानिक कैलेंडर है जो हमें अतीत के संबंध में कब, कहाँ और क्यों का उत्तर देने का प्रयास करता है। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य: सामान्य उद्देश्य चरित्र का विकास करना, राष्ट्रभक्ति का विकास करना, सुनागरिक बनाना। विशिष्ट उद्देश्य उचित दृष्टिकोण का विकास, दिक्, काल तथा समाज का ज्ञान, इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उपयुक्त आचरण का विकास करना, वर्तमान की व्यवस्था करना, सामाजिक गुणों का विकास करना, समाजीकरण करना, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना, तर्क शक्ति एवं आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास करना। इतिहास शिक्षण के महत्व: स्थानीय इतिहास के अध्ययन का महत्व, राष्ट्रीय इतिहास को समझने हेतु सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, स्थानीय संस्कृति के परिचय, इतिहास के प्रति रुचि, कौशल का विकास, अतीत के प्रति प्रेम, विस्तृत दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। राष्ट्रीय इतिहास के अध्ययन का महत्व, विश्व इतिहास के अध्ययन का महत्व। इतिहास के स्रोत: उपलब्धता के आधार पर वास्तुशिल्पीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पवित्र एवं धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, विदेशी साहित्य। तीसरा, मौखिक परंपराएं। दूसरा स्रोत, साक्ष्यों के आधार पर। इतिहास की प्रकृति कौन कौन सी हैं? तो इतिहास मानव का अध्ययन है। इतिहास वर्तमान की व्यवस्था करता है। ऐतिहासिक घटनाओं सतत एवं युक्ति संगत हैं। इतिहास भूतकाल तथा वर्तमान का मध्य कभी न खत्म होने वाला संवाद है। इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। इतिहास परिवर्तनशील है।
राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र। राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ है? राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन क्षेत्र का एक भाग है जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा राजनीतिक एवं सरकार की नीतियों से संबंधित है। यह राजनीति को सिद्धांत और कार्यप्रणाली से संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान शब्द राजनीति शब्द से बहुत गहरे रूप में जुड़ा है, जो कि ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है शहर, राज्य, जो प्राचीन ग्रीस में एक राजनीतिक संगठन का सामान्य रूप माना जाता है। इसलिए राजनीतिक विचार का उद्भव पश्चिमी देशों, विशेषकर ग्रीस को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में आलोचनात्मक सोच एवं समझ विकसित करना। राजनीतिक विज्ञान की कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भागीदार होना। पाठ्यक्रम एवं इसके शैक्षणिक पहलुओं की प्रकृति को समझना। हमारे संविधान के मूल आदर्शों को समझना। लोकतंत्र में जिम्मेदार एवं कार्यशील नागरिक का विकास करना। राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्ता को समझना। मानव अधिकार संरक्षण एवं शांति के महत्व का एहसास कराना और अधिगम के लिए सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजित करना। तो चलिए अंत में भारतीय संसद के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय संसद तीन अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा तथा तीसरा लोकसभा। अब राज्यसभा के बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा 238 सदस्य चुन के आते हैं, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनयन होकर आते हैं। 1971 के जनगणना के आधार पर राज्यसभा के सीटों का बंटवारा हुआ है। इसके सदस्य होने के लिए न्यूनतम योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के किसी पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हों तथा संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानून को फुलफिल करना आना चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है और 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। विशेषज्ञ समूह भी इसे कहा जाता है। इसमें राज्य के प्रतिनिधिकर्ता होते हैं। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा आते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा, इसे हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें 530 राज्य से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जबकि 2 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और वो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में हैं। इनका चयन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होता है तथा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से इनका चुनाव होता है। इनकी योग्यता में भारत का नागरिक होना, 25 वर्ष से आयु को पूरा कर लेना, लाभ के पद पर न होना तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है।
इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन बहुमत खोने की स्थिति में पहले भी इनका विघटन हो जाता है। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन होता है। ये जनता के द्वारा चुना हुआ सदन है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष माध्यम से चुनाव करके आते हैं। यह एक शक्तिशाली सदन होता है तथा अस्थायी सदन होता है। भारतीय संसद ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली पर आधारित है। लोकसभा में सभापति बीच में बैठते हैं। सभापति के दाएं तरफ सत्तारूढ़ दल के समूह के सदस्य गण बैठते हैं तथा सभापति के बाईं तरफ विपक्षी दल के सदस्य गण बैठते हैं। महत्वपूर्ण नेताओं के लिए सबसे आगे की पंक्ति में बैठने की सीटें हैं उनके संख्या बल के आधार पर होती हैं। बाईं ओर पहली पंक्ति में पहली सीट उप सभापति डिप्टी स्पीकर की होती है। लोकसभा हॉल में 550 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। सीटों को 6 ब्लॉक में रखा गया है, जिसमें से प्रत्येक में 11 पंक्तियां हैं। अध्यक्ष की कुर्सी की दाईं ओर ब्लॉक नंबर 1 और बाईं ओर ब्लॉक नंबर 6 है। इन दोनों ब्लॉकों में 97 सीटें हैं। शेष 4 ब्लॉक में प्रत्येक में 89 सीटें हैं। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को कक्ष में 1 सीट आवंटित की जाती है। अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर की सीटें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को और बाईं ओर विपक्षी दल के सदस्य बैठते हैं। उपसभापति बाईं तरफ की पहली पंक्ति में बैठते हैं। सीटों का आवंटन पार्टी के बहुमत के अनुसार किया जाता है, लेकिन वरिष्ठ या प्रमुख सदस्यों के मामले में भले ही उनकी पार्टी का बहुमत कम हो या वह निर्दलीय सदस्य हो, इसे तय करना अध्यक्ष के अधिकार में होता है। प्रमुख शब्द लोकसभा को जन समुदाय की सभा, संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया जाता है और वह 5 साल तक काम करती है, या कि जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे राष्ट्रपति भंग नहीं करता है। अध्यक्ष भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का नेता भारतीय संसद के निचले सदन का नेता या समानतः प्रधानमंत्री ही होता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य नहीं है, तो वह किसी अन्य मंत्री को सदन का नेता के रूप में नियुक्त कर सकता है। विपक्ष का नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में आधिकारिक विरोधियों का नेतृत्व करता है। यह आधिकारिक दर्जा उस पार्टी के नेता को दिया जाता है जिसके लोकसभा में कम से कम 55 सीटें 10% हासिल की हैं। प्रश्नकाल लोकसभा में हर दिन सत्र के पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। प्रत्येक मंत्री किसी सवालों का जवाब देने की बारी आती है। वह खड़े होकर अपने विभाग के कार्यों या कमियों के लिए जवाब देता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लगभग दोपहर 12 बजे के शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। इसी के साथ मॉड्यूल 10 सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का ये भाग 2 समाप्त होता है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। शिक्षक साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मॉड्यूल 10 के डिजिटल डायरी निर्माण में उनको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से अपनी डायरी को कंप्लीट कर लें, ताकि जनवरी या फरवरी में आयोजित होने वाले मेगा एग्ज़ाम में उनके बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। धन्यवाद।